नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका चैनल के साथ। में चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे 230वें चरण के चुनाव से पहले राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से अपने अपने मुद्दे उठाए जा रहे हैं। दोस्तों बताएंगे आपको राहुल गांधी ने कौन से बड़े मुद्दों के साथ तीसरे चरण के चुनाव के लिए बिगुल फूका है। इसी के साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर दबाव बनाने के बाद आयोग ने इलेक्शन का डेटा जारी किया है। दोस्तों बताएंगे आपको 11 दिन के बाद आ रहे डेटा के अंदर किस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है और विपक्ष की ओर से क्यों यह बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने गुरुग्राम से लेकर हिमाचल प्रदेश की सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बताएंगे किन किन को मौका दिया गया है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी ने मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसके बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने चुप्पी साध ली है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी फटाफट सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की देश परिवर्तन चाहता है और चुनाव होते ही इलेक्शन का असली डेटा सामने आना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी तीसरे चरण के चुनाव के लिए एक नए मुद्दे के साथ मैदान में उतरे हैं। राहुल गांधी ने महालक्ष्मी योजना के तहत देश भर की महिलाओं को हर महीने 8500 रुपए देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि 6 महीने में 30 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। इसके बाद उन्होंने पहला आरोप लगाया कि देश के संसद के उद्घाटन के दौरान आदिवासी राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी उनको नहीं बुलाया गया। बीजेपी के 20 से 25 अरबपति मित्र राम मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे, लेकिन देश की राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि यह चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन संविधान बचाने के लिए खड़ी है। भाजपा संविधान की किताब को फेंक देना चाहती है। देश को 20 से 25 अरबपति चलाएं, ये बीजेपी का सपना है। इसके बाद उन्होंने कहा कि 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही भरा जाएगा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर को खत्म करके ठेकेदारी प्रथा लाकर दलित गरीब आदिवासी का हक मारा जा रहा है। ये कहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। अगर आप आरक्षण के खिलाफ नहीं है तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं, सरकारी कंपनियों को क्यों बेच रहे हैं? अगर इसको बेच दिया जाएगा तो फिर आरक्षण कैसे मिल पाएगा? इसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं और नामांकन दाखिल करने जा रहे प्रत्याशियों से कहा है कि वो संविधान की प्रतियां अपने साथ में रखे। दरअसल दोस्तों एक बड़ी मुहिम के तहत ये कदम बढ़ाया जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि भारत में संविधान बदलने को लेकर भाजपा के नेताओं ने बेतुके बयान दिए थे। इसके बाद बीजेपी जब से बैकफुट पर है और कांग्रेस पार्टी समेत तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने कहा था कि ये लोग 400+ का नारा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनको संविधान बदलना है। इसके बाद एकदम सन्नाटा देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक भी भाजपाई अब 400+ का नारा नहीं दे रहा है। ये साफ तौर पर इंडिया गठबंधन की जीत है। अखिलेश यादव भी देश का संविधान लेकर रैलियों में संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान को बचाने का यह चुनाव है। विचारधारा के सीधे संघर्ष की बातें कही जा रही है। साथ साथ दोस्तों लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। विपक्ष की ओर से बीते दिन सवाल खड़ा किया गया कि अभी तक केवल एस्टिमेटेड डेटा दिया गया है। 2 चरण के चुनाव को लेकर अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं बताया कि आखिर कितने % वोट पड़े हैं। इसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर दबाव बना है दोस्तों, तो इसके बाद आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। पहले और दूसरे चरण के चुनाव को लेकर जो अंतिम आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें बताया गया है कि 19 अप्रैल को 102 निर्वाचन क्षेत्रों पर हुए चुनाव और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को हुए 88 निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव। 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में दोनों चरण में मतदान में गिरावट आई है। 2019 के चुनाव में लगभग 69% वोट पहले चरण में पड़े थे, जबकि दूसरे चरण में 69.17% वोट पड़े थे। तो इस बार की बात करें तो जो अंतिम आंकड़े जारी किए गए हैं, ओवरऑल टर्नआउट की बात की गई है, उसमें पहले चरण में 66.14% वोट डले हैं, यानी पिछली बार की तुलना में लगभग 3% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब जाकर अंतिम आंकड़े जारी किए गए हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने नए कैंडिडेटों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के गुरुग्राम से अभिनेता से राजनेता बने राज बब्बर को टिकट दिया है। इससे पहले वो गाजियाबाद में चुनाव लड़े थे। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट की बात करें तो वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता आनंद शर्मा पर भरोसा जताया गया है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर के सामने हमीरपुर के लोकसभा सीट से सत्यपाल राय जाधव को मैदान में उतारा है, जबकि महाराष्ट्र के मुंबई नॉर्थ सीट पर भूषण पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है। साथ साथ रायबरेली और अमेठी को लेकर जल्द बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। साथ साथ दोस्तों एनडीए गठबंधन की सहयोगी पार्टी टीडीपी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो वो 4% रिजर्वेशन मुस्लिम समाज के लोगों को देंगे। यानी आंध्र प्रदेश में इस बार विधानसभा लोकसभा दोनों चुनाव साथ में हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ अलायंस किया है। जनसेना, भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों वाईएसआरसीपी की सरकार को काट फेंकने के लिए हुंकार भी भर रहे हैं, लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी टीडीपी कहती है कि 4% रिजर्वेशन मुस्लिम समाज के लोगों को दिया जाएगा। तो क्या नरेंद्र मोदी भरे मंच से ऐलान करेंगे कि अब वो भारतीय जनता पार्टी का अलायंस टीडीपी पार्टी के साथ तोड़ रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम आरक्षण की बातें कर रहे हैं? जैसा कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिम आरक्षण को लेकर आए दिन कोई ना कोई बेकार की टिप्पणी कर रहे हैं। क्या अपने सहयोगी के साथ अभी भी बने रहेंगे या हिम्मत जुटाकर भारतीय जनता पार्टी का अलायंस तोड़ेंगे टीडीपी पार्टी के साथ? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों एक और बड़ा वादा किया गया है कि 1 लाख रुपए मुस्लिम समाज के लोगों को हज का
फ्लिप करने के लिए पैसा दिया जाएगा। यानी अगर ये दो वादे इंडिया गठबंधन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कर दिया होता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी और खासकर गोदी मीडिया के लोग दिन रात एक ही चीज चलाते और इसे तुष्टिकरण बताते। क्या आप इसे तुष्टिकरण समझते हैं दोस्तों? क्योंकि भाजपा की सहयोगी पार्टी ने यह ऐलान किया है, तो क्या बीजेपी में हिम्मत है जो गठबंधन तोड़ पाए? आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे? क्या चुनाव लड़ेंगे भी अमेठी और रायबरेली से? कौन मैदान में उतरेगा? यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब जवाब चाहिए, इसीलिए पार्टी के नेताओं की ओर से प्रोटेस्ट किया गया है। हाथ में पोस्टर लेकर नारेबाजी की गई है और पूछा जा रहा है कि कौन चुनाव लड़ेगा। अमेठी मांगे राहुल गांधी, अमेठी मांगे प्रियंका गांधी के नारे भी लगाए गए हैं। दोस्तों देखते हैं कांग्रेसी नेतृत्व की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है। जो भी जानकारी से जुड़ी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ लोकसभा चुनाव में नामांकन के लिए ट्रांसजेंडर प्रत्याशी ने मांगी सुरक्षा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लोकसभा चुनाव में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रत्याशी को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को दिए गए अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि वो नामांकन दाखिल करना चाहते हैं। वो दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा की मांग करते हैं। दिल्ली पुलिस से सुरक्षा के लिए कहा गया है। देखते हैं दिल्ली पुलिस सुरक्षा कब मुहैया कराती है। दोस्तों इसी के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को शहजादा कहे जाने पर नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि गांधी नेहरू परिवार ने तीन पीढ़ियां देश के लिए बलिदान कर दिया है। अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनावी प्रचार करने के लिए पहुंचे शरद पवार ने कहा कि मौसम संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहे आम लोगों की दुर्दशा को समझने के लिए जमीन पर उतरने के लिए राहुल गांधी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए कि राहुल गांधी जिन्हें वो शहजादा कहते हैं, उनकी तीन पीढ़ियों ने इस देश की सेवा की है और अपना जीवन बलिदान किया है। पवार ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू आजादी से पहले 13 साल तक जेल में रहे। बाद में उन्होंने देश को सभी क्षेत्र में आगे ले जाने का काम किया, लोकतंत्र का शासन सुनिश्चित किया और लोकतंत्र को बनाए रखा। इंदिरा गांधी ने गरीबी उन्मूलन को लेकर कई बड़े कार्य किए। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बाद राहुल गांधी के पिता ने आधुनिकता यानी मॉडर्नाइजेशन के लिए देश में बहुत बेहतरीन कार्य किए। बाद में उनको भी एक बम के धमाके में उड़ा दिया गया, हत्या कर दी गई। राहुल गांधी और उनके परिवार के तीन पीढ़ियों ने देश के लिए बलिदान दिया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। राहुल गांधी पर इस तरीके के बेतुके टिप्पणी का क्या मतलब है? साथ साथ आम आदमी पार्टी ने साउथ दिल्ली के कैंडिडेट शाही राम पहलवान के लिए एक रोड शो किया है। इस दौरान भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली के भीषण गर्मी में यह रोड शो किया गया है, जहां तहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकजुटता दिखाते हुए दक्षिण दिल्ली में बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ने का संदेश दिया गया है। दोस्तों पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। साथ साथ शिवपाल सिंह यादव ने वैक्सीन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो वैक्सीन दिया था उसमें भी उन्होंने कमीशन ले ली थी। बीजेपी के लोग हर चीज में कमीशन लेते हैं। इन्होंने पूंजीपतियों के फायदे के नाम पर पैसा लिया है। कुल मिलाकर दोस्तों वैक्सीन को लेकर जो दावा किया गया है इस पर अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा लिया था, तो अब सवाल बीजेपी से पूछा जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता कन्नौज से जो चुनाव लड़ रहे हैं सुब्रत पाठक, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने लोगों का सम्मान किया है, लोगों के लिए कार्य किए हैं, क्षेत्र में कई बड़े बदलाव लेकर आए हैं। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से कन्नौज से बीजेपी के वर्तमान सांसद और अखिलेश यादव के सामने प्रतिद्वंदी सुब्रत पाठक को लेकर 2020 की न्यूज शेयर की है दोस्तों, जिसमें अनुसूचित अधिकारी को बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक ने पीटा था। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने इस न्यूज को शेयर करते हुए लिखा कि सुब्रत पाठक की चरण वंदना में सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, फिर सुबह से लेकर शाम तक सुब्रत पाठक के पैरों को माथे में लगाने के लिए ललायित असीम अरुण जी यानी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण पर निशाना साधते हुए कहा गया कि जब सुब्रत पाठक ने दलितों को लात, घूसे, चप्पल, जूते, थप्पड़, गाली गलौज की जाति सूचक अपशब्दों का इस्तेमाल किया, तब आप कहां थे? सुब्रत पाठक के पैर छूकर अपने टिकट की सेटिंग कर रहे थे क्या आप? ये सवाल पूछा जा रहा है। साथ साथ शर्म बेचकर खा गए हैं क्या आप? ये सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों उस व्यक्ति से जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और सुब्रत पाठक के लिए प्रचार भी कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सियासी विवाद के बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जो डेटा जारी किया गया है 2 चरणों के डेटा में बताया गया है कि इस बार वोट डालने में महिलाओं से ज्यादा पुरुषों ने बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। और भी कई सारे डेटा है दोस्तों, लेकिन अमूमन महिलाएं ज्यादा वोट डालती है, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही तरीके का मामला दिखाई देने लगा है। साथ साथ मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति बम का नामांकन पर्चा वापस होने के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जानकारी दी है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का आरोप है कि बीजेपी ने नामांकन वापस लेने के लिए अक्षय बम को धमकाया था और नामांकन वापस लेने के लिए कहा था, प्रताड़ित भी किया गया था। पटवारी ने कहा कि अक्षय बम के खिलाफ एक पुराने मामले में आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या का प्रयास का धारा भी जोड़ा गया था, उसे धमकाया गया, उसे पूरी रात अलग अलग तरीके से धमकाया गया, जिसके बाद उसने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब इस तरीके कई और बड़े खुलासे हो रहे हैं दोस्तों। कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संज्ञान लेना चाहिए कि क्या वाकई दबाव में नॉमिनेशन वापस करवाए गए हैं। आप लोग अपनी राय
जरूर लिखा बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अजीत अंजुम ने एक हाईवे पर सर्वे कराया। अमेठी के हाईवे पर सर्वे कराने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने लोगों से पूछा कि आप लोगों की डिमांड क्या है, क्या यहाँ से इस बार राहुल गांधी सांसद बनने चाहिए या फिर आपकी वर्तमान सांसद जो है स्मृति ईरानी उन्हीं को सांसद बनना चाहिए। तो 25 में से 21 लोगों ने उनके वीडियो में राहुल गांधी को सपोर्ट किया है। स्मृति ईरानी को मात्र 4 लोग अगला सांसद देखना चाहते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ की जनता राहुल गांधी के साथ में खड़ी दिखाई दे रही है। इस तरीके से वीडियो में समझ में आ रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि अगर मुकाबला स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी का होगा तो कहीं ना कहीं देश के अंदर सबसे बड़े मुकाबले वाली अगर कोई सीट होगी तो वो अमेठी की सीट होगी। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, यहाँ से किसको मैदान में उतरना चाहिए? साथ साथ आम आदमी पार्टी ने अपने कैंपेन सॉन्ग पर आपत्ति जताने को लेकर निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बाइसनेस करने का आरोप लगाया है। दिल्ली के मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, कहते हैं कि कैंपेन सॉन्ग पर आपत्ति उठाई गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन दिल्ली के अंदर विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी के लोग दुर्भावनापूर्ण होर्डिंग्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली भर के अंदर विपक्षी नेताओं के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण होर्डिंग्स लगाए हैं। वहीं पर बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव अधिकारियों से मंजूरी लिए बिना इस गीत को लॉन्च किया है। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा के पोस्टर बैनर पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा जा रहा है कि आप पूर्णतः निष्पक्षता दिखाइए और भाजपा पर भी कार्रवाई करिए। अब देखते हैं सॉन्ग को लेकर क्या बड़ी अपडेट रहेगी दोस्तों। क्या आम आदमी पार्टी अपने सॉन्ग में बदलाव करेगी जो कंट्रोवर्शियल माना गया है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने माना है। साथ साथ गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी के मुकेश दलाल के निर्विरोध चुने जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। सूरत के एक वोटर ने भावेश भाई पटेल ने मुकेश दलाल के निर्विरोध चुने जाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए याचिका दायर की है। हालांकि गुजरात हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जिस आधार पर चुनाव परिणाम को चुनौती दी है वो चुनाव याचिका के दायरे में आता है, ना कि जनहित याचिका के दायरे में आता है। उन्होंने कहा कि आपको चुनाव याचिका दायर करनी चाहिए। गुजरात हाईकोर्ट ने इस पर जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने कहा कि कानून यह है कि अगर आप किसी उम्मीदवार के चुनाव संबंधित याचिका दायर करते हैं तो वो पीआईएल के अंतर्गत नहीं आता बल्कि चुनाव याचिका के अंतर्गत आता है। इसको आप चुनाव याचिका के अंतर्गत दीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों सवाल यह है कि क्या इलेक्शन को दोबारा से कराए जाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सूरत के अंदर जो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट देने की तैयारी कर रहे थे उनके पास तो अब ऑप्शन ही नहीं है बीजेपी का विरोध करने का, वोट डालने का। कम से कम नोटा के ऑप्शन के साथ ही बीजेपी का मुकाबला होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो अब लोग अपना वोट ही एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, राइट टू वोट एक्सरसाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो ये कौन सा संवैधानिक राइट होगा? आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि ये मामला काफी बड़ा है। साथ साथ इस लोकसभा चुनाव में परिणाम आने से पहले ही कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक तगड़े झटके लगे। दोस्तों ताजा मामला पंजाब से सामने आया है, जहां पर एक पूर्व विधायक ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। पंजाब के धूरी से पूर्व विधायक दलबीर सिंह गोल्डी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। देखते हैं वो कौन सी पार्टी में जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास पंजाब में ज्यादातर सीटें जीतने का इस बार मौका है। राज्य में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अकेले अकेले चुनाव लड़ रही है। साथ साथ अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान पर अब जो प्रतिक्रिया दी है मुकेश सहनी ने, इसे कंट्रोवर्शियल माना जा रहा है। दोस्तों उन्होंने सोमवार को झंझारपुर के अंदर अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अमित शाह ने मंडल कमीशन रोके जाने वाला बयान दिया था। इस पर उन्होंने कहा कि अमित शाह मंडल कमीशन रोक के रखने वाला बयान दिया है तो 10 साल से आप क्या ताली बजा रहे थे? क्या क्यों नहीं मंडल कमीशन को लागू कर दिया गया? आपकी सरकार की रिपोर्ट थी, फिर क्यों उसे लागू नहीं किया गया? मुकेश सहनी के बयान पर घमासान मच गया है। बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार करते हुए मुकेश सहनी को गवार बताया है। हार होता देख हताश बताया जा रहा है। 10 साल से सिर्फ बहनों भाइयों ही सुन रहे हैं। मुकेश सहनी की ओर से बीजेपी पर और भी कई तीखी टिप्पणियां की गई है दोस्तों, और इस बयान को भाजपा के लोग गलत बयान बताते हुए माफी की मांग कर रहे हैं। क्या माफी मांगेंगे? ये बड़ा सवाल रहेगा। साथ साथ कर्नाटका से बीजेपी के संयुक्त उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के लिए मोदी ने जनसभा करके वोट मांगा था, और अब जब 3000 के आसपास वीडियो सामने आए हैं तो क्या नरेंद्र मोदी एक बार जनता के सामने आकर नहीं कह सकते कि जो उन्होंने जिस व्यक्ति के लिए वोट मांगा था इसके लिए वो शर्मिंदा है? एक बार प्रधानमंत्री को सामने आकर अपने पुराने बयान को लेकर शर्मिंदा व्यक्त करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस व्यक्ति के लिए वोट मांगा था उसकी तारीफ भी मंच से कर रहे थे। दोस्तों अब जब हकीकत सामने आ गई है तो कम से कम पुरानी गलती को उनको ठीक करना चाहिए, लेकिन ऐसा करते दिखाई दे नहीं रहे तो माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी मूक रूप से सपोर्ट कर रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से आनंद शर्मा को मैदान में उतारे जाने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, कहा लोकसभा चुनाव से आनंद शर्मा जी को हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सतपाल राय जाधव को मैदान में उतारने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस बार चुनाव में देवभूमि की देवतुल्य जनता हाथ का साथ देकर देश के हालात बदलने में सहभागी बनेगी। साथ ही साथ ये एहसास कराएगी कि धन बल चाहे जितना सामर्थ्यवान हो जाए, जन बल से उसकी हार सुनिश्चित होती है। यानी उपचुनाव के अंदर भी कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी और राज्य में अपनी सरकार को बदस्तूर जारी रखेगी। साथ साथ दोस्तों आदिवासी समाज के बीच सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और इस दौरान कहने लगे कि आदिवासी समाज और सिंधिया परिवार का पुराना रिश्ता रहा है। दोनों ने मिलकर विदेशी आक्रांताओं को देश से बाहर खदेड़ा है। साथ साथ सिंधिया ने अपने परिवार की बात बोलते हुए कहा कि सिंधिया परिवार ने आदिवासियों के विकास के लिए कई स्कूल, सड़क और तालाब बनाए हैं। इस पर ट्राइबल आर्मी बोली, कहा
सिंधिया आदिवासी जब देश की आजादी के लिए शहादत दे रहे थे तब सिंधिया परिवार अंग्रेजों से दोस्ती निभा रहा था। समाज को गुमराह ना करे। सबको पता है 1857 में क्या हुआ था। अब इस पूरे मामले को ढकने का प्रयास कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। साथ बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हाल ही में कुछ रैलियों में महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी पर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप निरंतर महिलाओं की अस्मिता और गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले आपत्तिजनक बयान क्यों देते हैं। नीतीश जी, किसी के कपड़ों में झांकने से बेहतर होता आप बिहार वासियों का दुख तकलीफ और परेशानी को देखते, चाहे सदन हो या सड़क हो या चुनावी मंच हो। मुख्यमंत्री सब काम धाम छोड़कर महिलाएं क्या करती है, वे क्यों करती है, वे क्या खाती है, वो क्या ओढ़ती है, वे क्या पहनती है, वे बच्चे पैदा करती हैं, इस सभी फालतू की बातों पर लगे रहते हैं। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने और भी कई हिदायतें दी है। दोस्तों, नीतीश कुमार के बयान को लेकर अमूमन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो ही जाती है। साथ सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है ये टिप्पणी की है। दरअसल दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट ने बड़े गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गिरफ्तारी की टाइमिंग है उसे लेकर सवाल उठना लाजमी है। शीर्ष अदालत ने ईडी से जवाब मांगा है कि यह कार्रवाई चुनाव से पहले ही क्यों की गई, आम चुनाव से पहले क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या न्यायिक कार्रवाई के बिना यहाँ जो कुछ हुआ है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं क्या, यह सवाल पूछा गया है। इस मामले में अब तक कुर्की की कोई कार्रवाई नहीं की गई, यदि हुई है तो दिखाए कि मामले में केजरीवाल कैसे शामिल थे। यानी दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। मामले को बार बार टाला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के इलेक्शन तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जाएगा। और अब जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कई सारे एक के बाद एक सिलसिलेवार सवाल पूछे हैं तो ईडी की ओर से क्या जवाब आएगा, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ईडी ने शुक्रवार दोपहर को जवाब देने की तैयारी कर रखी है। अदालत में अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी बहस की शुरुआत में मौजूद रहे। साथ साथ कई और बड़े मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। दोस्तों, साथ तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी रैली करने पहुंचे तो जयराम रमेश ने कहा कि हमारे कुछ क्वेश्चन है जिसका जवाब नरेंद्र मोदी को देना है। पहला यह कि क्या प्रधानमंत्री तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से डरते हैं। जिस तरीके से रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस के द्वारा नोटिस दिया गया और 1 मई यानी आज आने के लिए कहा गया है, ये काफी ज्यादा बड़े सवाल है। साथ साथ दोस्तों, क्या केंद्र सरकार तेलंगाना को वो फंड मुहैया नहीं करा सकती जिस फंड के बारे में उन्होंने तेलंगाना की जनता से वादा किया था। और तेलंगाना की जनता ने बीजेपी को कई सारी सीटों पर पिछली बार चुनाव भी जिताया था, लेकिन अब केंद्र सरकार से फंड मिलना बंद हो गया है। साथ साथ बीजेपी की सरकार ने नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाने की बात कही थी निजामाबाद में, यानी हल्दी से जुड़ा हुआ बोर्ड बनाने की बात कही थी कि उसका क्या हुआ, ये वो वादे हैं जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। दोस्तों, सिलसिलेवार तरीके से ये मुद्दे उठाए गए हैं और डिटेल में जानकारी देते हुए जयराम रमेश ने भाजपाइयों से जवाब मांगा है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा क्या देश के मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मेरे खुद 5 बच्चे हैं, तो यह दावा करना पूरी तरीके से गलत है। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी इज नथिंग कंपेयर टू जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी, यानी प्रधानमंत्री मोदी इन सारे नेताओं की तुलना में कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी केवल मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मुस्लिम इस देश के नागरिक हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम लोग इस बात को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि हमारी मेजोरिटी से सरकार बनने जा रही है। इस सरकार को बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथ साथ दोस्तों, बीजेपी के लोग फर्जी वीडियो बनाने में एक्सपर्ट है। वे सोशल मीडिया से लोगों की छवि खराब करने का काम करते हैं। कांग्रेस ने कभी ऐसे नहीं किया, ना ही कभी ऐसा करेगी। हम चाहते हैं कि ये देश मिलकर आगे बढ़े, लेकिन नरेंद्र मोदी हेट स्पीच देते हैं, इसकी जमकर आलोचना की जानी चाहिए। साथ साथ दोस्तों, 1 मई को राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाने वाली है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति नहीं होने को लेकर राहुल गांधी सवाल खड़ा कर रहे थे। क्या उसके बाद अचानक से यह प्लान बना है कि वो राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगी। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव की तारीखें बदल दी गई है। अब 7 मई को वोट नहीं डाले जाएंगे बल्कि 25 मई को छठे चरण में वोट डाले जाएंगे। अचानक से हो रहे इस तरीके के बदलाव के पीछे क्या बड़ा कारण है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रीजन भी देना चाहिए कि उन्होंने आखिर यह फैसला क्यों लिया है, ताकि लोगों को पता चल सके कि अचानक से क्यों फैसले में बदलाव किया गया है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर यह बदलाव किए गए हैं। क्या इसके पीछे लॉ एंड ऑर्डर का मामला है? अगर ऐसा है दोस्तों तो सवाल बीजेपी पर खड़े होंगे, क्योंकि भाजपा पिछले 10 साल की सरकार में दावा कर रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थिति अच्छी हो गई है। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है कि वहां समय से इलेक्शन नहीं हो सकते, 7 तारीख को वोट नहीं डाले जा सकते, या फिर कोई और रीजन है? जो भी कारण है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऐसे निर्णय को लेकर सीताराम येचुरी बोले, कहा कि कितने लोगों ने वोट डाला है ये तो तब पता चलेगा जब बैलेट पेपर के भी वोटिंग को काउंट कर लिया जाएगा और टोटल वोट को काउंट कर लिया जाएगा जो ईवीएम में पड़े हैं। लेकिन सवाल यह है, सीताराम येचुरी ने कहा कि यह बताए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अभी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने रजिस्टर्ड वोटर हैं, क्या इसकी डिटेल उनके पास है? होनी चाहिए, लेकिन उनके पास अभी नजर नहीं आ रही है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बता नहीं रहा है? दोस्तों, आप लोगों की इसके पीछे जो भी राय हो लिखकर जरूरत है। साथ 1984 के बाद से सूरत और इंदौर के लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती, फिर भी 2024 के अंदर दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया। डराया धमकाया गया, उन पर दबाव डाला गया। बीजेपी के गढ़ में भी नरेंद्र मोदी इतने घबराए हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत ने सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, साथ साथ दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और स्वर्गीय
सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज चुनावी मैदान में उतरी है। नई दिल्ली से वो चुनाव लड़ रही है। उनके सामने आम आदमी पार्टी ने पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक को मैदान में उतारा है। सोमनाथ भारती चुनाव लड़ रहे हैं। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर किसकी जीत होती है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।